7 दिसंबर 1941 ये इतिहास का वो आखिरी दिन था जिसके बाद दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। यूएस नेवी की बेस पर एक आफत आने वाली थी जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। बैटलशिप में मौजूद एक अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची थे जिनका नाम डोरिस मिलर था। डोरिस मिलर सूरज निकलते ही नेवी ऑफिसर्स को नाश्ता सर्व करता है और उसके बाद उनकी लॉन्ड्री कलेक्शन के लिए काम पर लग जाता है। सुबह के करीब 7:57 पर डोरिस को एक सायरन सुनाई देती है। वो सायरन जो शायद कोई भी सेलर अपनी सर्विस में सुनना ही नहीं चाहता। वो फौरन बाहर निकलता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि पूरा आसमान जापानीज बॉम्बर एयरक्राफ्ट से भरा हुआ है। पलक झपकते ही पूरी नेवल बेस पे तो जैसे कोई कयामत टूट पड़ी हो, क्योंकि जापानीज एयरक्राफ्ट ने चुन चुन कर अमेरिकन शिप्स को तबाह करना शुरू कर दिया था। ये हमला यूएस की पर्ल हार्बर बेस पे किया गया था और आज हम जानेंगे कि जापान ने अमेरिका जैसे देश पर हमला करने की इतनी बड़ी हिम्मत क्यों की थी और अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर हमला क्यों किया था। ये सब जान सकेंगे आप आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है 1941 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। जी हाँ, वही चाइना जिसके खिलाफ आज 2023 में अमेरिका खुलकर बात करता है। हुआ कुछ यूँ था कि वर्ल्ड वॉर 2 को स्टार्ट हुए 3 साल गुजर चुके थे, जिसमें एक साइड पे जर्मनी और इटली थे जबकि दूसरी साइड पे ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और फ्रांस थे। इस जंग में अमेरिका का कोई पार्ट नहीं था। अमेरिका पूरी तरह से न्यूट्रल था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में हुए नुकसान की वजह से अमेरिका खुद को यूरोप और एशिया में होने वाले जंग से बिल्कुल अलग रखना चाहता था। पर एक देश था जो अमेरिका को हरदम सताए जा रहा था और वो था जापान। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो अपने आस पड़ोस के मुल्कों पर धराधर कब्जा जमा रहा था ताकि वह अपनी नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड को पूरी कर सके। कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े इलाकों पर जापान कब्जा कर चुका था। पैसिफिक ओशियन में ही जापान के करीबी फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया पर भी इसकी नज़र थी। पर परेशानी ये थी कि मलेशिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी, इंडोनेशिया नीदरलैंड्स की और फिलीपींस अमेरिका की कॉलोनी थी। इन कंट्रीज को जापान का दूसरे मुल्कों पर कब्जा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि जापान के पीछे असल में हिटलर का हाथ था और हिटलर ब्रिटेन और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था। जापान की ये हरकतें देखकर जुलाई 1941 में अमेरिका ने जापान को ऑयल देना बंद कर दिया। जापान के पास खुद का ऑयल नहीं था, बल्कि उसकी डिमांड का 80% ऑयल वो अमेरिका से ही इंपोर्ट करता था। अमेरिका ने उसके सामने ये कंडीशन रखी कि पहले उसको चाइना में अपना कब्जा छोड़ना पड़ेगा, फिर जाके उसको ऑयल दिया जाएगा। जापान के लिए ये करना एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। एक तरफ अगर वो चाइना से अपना कब्जा छोड़ देता तो पूरी दुनिया ये समझती कि जापान में हिटलर की सपोर्ट होने के बावजूद भी इसने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। दूसरी तरफ ऑयल था जिसके बगैर जापान का होल्ड वैसे ही कमजोर पड़ रहा था। जापान ने ये फैसला किया कि वो चाइना से अपनी फौजी को वापस नहीं लाएगा, बल्कि अंदर ही अंदर उसने ये प्लान किया कि वो ऑयल के लिए इंडोनेशिया पर कब्जा करेगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि इंडोनेशिया उस वक्त नीदरलैंड्स की कॉलोनी थी और वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी था कि पहले फिलीपींस पर कब्जा किया जाए जो कि अमेरिका की कॉलोनी थी। जापान को अच्छी तरह से मालूम था कि अगर उसने फिलीपींस पर हमला किया तो उसकी जवाबी कार्रवाई पैसिफिक ओशन में ही मौजूद अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर से की जाएगी। लेकिन क्योंकि जापान के पास अब ऑयल रिजर्व तेजी से खत्म होते जा रहे थे और उनके पास हमला करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, ये हमला फिलीपींस पर नहीं बल्कि पर्ल हार्बर पर करना था। जी हाँ, जापानीज मिलिट्री ने ये फैसला किया कि वो अमेरिका के पर्ल हार्बर बेस पे एक सरप्राइज अटैक करके पूरी की पूरी बेस ही उड़ा डालेंगे ताकि उसके बाद जापान आसानी से फिलीपींस पे कब्जा कर सके। जापान अब चुपके से पर्ल हार्बर पर अटैक करने की तैयारी में लग चुका था। उसने अपनी फ्लीट तैयार करना शुरू कर दी थी जिसमें 2 बैटलशिप्स, 39 सबमरीन, 30 डिस्ट्रॉयर और हैरतअंगेज तौर पर 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट थे। इन एयरक्राफ्ट को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जरिए पर्ल हार्बर की तरफ रवाना किया गया।
दूसरी तरफ अगर पर्ल हार्बर पर खड़ी अमेरिकन फोर्स का अंदाजा लगाया जाए तो इसमें 8 बैटल शिप्स, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप्स और 4 सबमरीन और 390 एयरक्राफ्ट थे। देखा जाए तो अमेरिका के पास जापान का हमला नाकाम बनाने के लिए एक काफी फोर्स मौजूद थी, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि इनको पहले से इस हमले की इन्फॉर्मेशन मिल पाए। पर जापान ये अटैक हर तरीके से सीक्रेट रखना चाहता था, इसलिए जापानीज कमांडर ने फैसला किया कि वो हमले से पहले किसी भी किस्म का वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। जापान से निकलने वाले फोर्स करीब 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके अब पर्ल हार्बर से सिर्फ 370 किलोमीटर दूर थी, और यही वो पॉइंट था जहां से एयरक्राफ्ट को हमले करने के लिए टेक ऑफ करवाया गया। ये वर्ल्ड वार 2 का सबसे बड़ा हमला होने वाला था, जिसमें अमेरिका अभी तक शामिल ही नहीं था। 7 दिसंबर 1941 की सुबह 7:57 पर 350 जापानीज एयरक्राफ्ट ने पर्ल हार्बर पर 2 अलग अलग ग्रुप्स में धावा बोल दिया। अमेरिकन्स, जिसको ये हमले का कोई खबर ही नहीं था, मानो कि अब उस पर कयामत आ चुकी थी। जापानीज एयरक्राफ्ट के पहले ग्रुप ने गोलियों की बारिश शुरू कर दी। 45 मिनट्स तक ये पर्ल हार्बर पर हमला करते रहे और फिर वापस चले गए। पहले तो यूँ लगा कि शायद हमला खत्म हो चुका है, लेकिन 10 मिनट बाद बॉम्बर एयरक्राफ्ट का दूसरा ग्रुप आया और बची कुची नेवल बेस को भी तबाह कर दिया। पूरे 1 घंटे और 15 मिनटों तक ये हमला जारी रहा, जिसमें जापानीज का पगड़ा हर तरीके से भारी रहा। अमेरिका के 20 वेसल्स, 8 बैटल शिप्स और 300 से भी ज़्यादा प्लेन्स को खड़े खड़े तबाह कर दिया गया। जमीन को आग और आसमान को काले धुएं के बादलों ने छुपा दिया। इसी दौरान अमेरिका की एक बैटल शिप में अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची डोरिस मिलर भी था, जिसका जिक्र हमने वीडियो के स्टार्टिंग में किया था। लॉन्ड्री कलेक्शन के दौरान डोरिस को एक सायरन सुनाई देती है। ये खौफनाक सायरन सुनकर जब तक वो बाहर आता तब तक एक जापानीज टारपीडो उनकी शिप पे आ लगा, जिसमें शिप कैप्टन समेत बहुत ऑफिसर्स जख्मी हो गए। डोरिस ने अकेले जख्मियों को सेफ जगह पर शिफ्ट किया और फिर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन पर जाकर खुद जापानीज एयरक्राफ्ट पर पलटकर वार करने लगा। उसने बगैर ट्रेनिंग के 6 जापानीज एयरक्राफ्ट मार गिराए, जबकि इस हमले में जापान ने टोटल 29 एयरक्राफ्ट खोए थे। डोरिस मिलर पहला अफ्रीकन अमेरिकन व्यक्ति था जिसको बाद में नेवी क्रॉस दिया गया। ये अवार्ड यूएस नेवी का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। 1 घंटे 15 मिनट तक हमला होने के बाद जापानीज एयरक्राफ्ट तो वापस चले गए, लेकिन वो अब अमेरिका को भी इस वर्ल्ड वार 2 में ढकेल चुके थे। वही अमेरिका जो इस हमले से पहले वर्ल्ड वार 2 में शामिल ही नहीं था, अब अमेरिका ने पर्ल हार्बर पर हमले की अगले ही दिन जापान को सबक सिखाने का फैसला कर दिया और उनके खिलाफ खुली जंग का ऐलान भी कर दिया। अगले 3 महीनों तक अमेरिका अपनी नेवल बेस को वापस रिस्टोर करने में लगा रहा। खुशकिस्मती से कई शिप वाटर में डूब गई थी, जिसकी वजह से वो रिपेयर करने के काबिल थे। 4 महीनों के बाद अमेरिका ने जापान पर वैसे ही हमला किया जैसे उसने पर्ल हार्बर पर किया था। जी हाँ, अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान की कैपिटल टोक्यो पर बमों का बरसात कर दिया। ये अमेरिका का वर्ल्ड वार 2 में किया जाने वाला सबसे पहला हमला था, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने बस नहीं की। अगले 4 सालों तक जापान और अमेरिका के बीच लड़ाई चलती रही, जिसमें अब अमेरिका का पलड़ा भारी था। जापान इस जंग में बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन वो किसी भी सूरत में हार नहीं मान रहा था। वो अमेरिकन के सामने सरेंडर नहीं कर रहा था। आखिरकार अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के खिलाफ अपना आखिरी कार्ड इस्तेमाल कर ही डाला। 6 अगस्त 1945 की सुबह के 8 बजे जापान के हिरोशिमा के ऊपर एक बोइंग B-29 सुपर एयरक्राफ्ट को देखा गया। इस जहाज ने 4400 केजी वजनी लिटिल बॉय नामक परमाणु बम को हिरोशिमा के ऊपर गिरा डाला, और ये बम गिरने के 43 सेकेंड बाद एक जोरदार धमाका होता है और सब कुछ व्हाइट हो जाता है। उसके बाद एक फायरबॉल जमीन से आसमान की तरफ गया, जिसने जमीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया। ये हिस्ट्री का पहला न्यूक्लियर अटैक था, जिसने सिर्फ एक चुटकी में ही पूरे हिरोशिमा पर 80% से भी ज़्यादा बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया था। जापानीज मिलिट्री लीडर्स के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। अभी वो कुछ और समझ ही पाते कि 3 दिनों बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर एक और न्यूक्लियर बम दाग दिया। ये मार्क 3 बम था, जिसका कोड नेम फैटमैन रखा गया था। 4670 केजी वजनी इस बम के गिरते ही पूरा शहर मानो आग की लपटों में समा गया।
और वहाँ की सारी बिल्डिंगें गिर के मिट्टी की ढेर में समा गई। ये वो 2 न्यूक्लियर बॉम्ब थे जो इंसानों पर इस्तेमाल होने वाली पहले और आखिरी बॉम्ब थे। एक अंदाजे के मुताबिक हिरोशिमा और नागासाकी के हमले में 2,60,000 के करीब लोग मारे गए। इस हमले के अगले ही हफ्ते जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और इसके साथ ही वर्ल्ड वार 2 भी अपने अंजाम तक पहुंच गया। दोस्तों, इस बॉम्ब में इतने रेडिएशन थे कि इसका असर आज भी वहां देखा जा रहा है। इस बॉम्ब के रेडिएशन के कारण वहां आज भी बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड पैदा होते हैं, जिसका असर वहां आज भी देखा जा रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।